सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न को ध्यान से सुनना और समझना। उसके बाद एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। तो प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जिसे कहेंगे CBAM, मतलब होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको किसने लागू किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने। तो सिंपल सी एक लाइन में तो आपको ये याद रखना है कि अभी 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया है, जिसे ऑफिशियली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोला जा रहा है। अब ये होता क्या है? वैसे तो इसके बारे में सिंपल शब्दों में जो हो सकता था वो बात मैंने लिख दी है, आराम से आप रीड कर लेना PDF में। मैं आपको अपनी भाषा में और सिंपल करके समझाता हूँ। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि भैया अब जो भी कोई देश यूरोपियन यूनियन में अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा, हम उन सामानों पर कार्बन टैक्स लगाएंगे। हमने कहा भैया किस आधार पे? तो उसने कहा उन सामानों को बनाने में कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा तो उसी के आधार पर टैक्स लगाएंगे। मतलब जितना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा उन सामानों को बनाने में, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो आप हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है, उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। ये उसने कह दिया। मतलब उसका कहना है मुख्य रूप से ये टैक्स वो लगाना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइजर जैसी चीजों पे। इनको बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। तो हम घबरा गए। हमने कहा भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसने कहा अरे आप चिंता मत करो, मैं ये टैक्स इन प्रोडक्ट्स पे लगा रहा हूं लेकिन आपके ऊपर नहीं लगा रहा। फिर हमने कहा हम समझे नहीं। तो उसने कहा ये जो आप माल भेज रहे हो ना, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, और यूरोपियन यूनियन में कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी आपके माल को खरीद रही है, तो ये टैक्स हम उसके ऊपर लगाएंगे, उसको देना होगा ये टैक्स। हम लोगों ने कहा अरे चलो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहीं पे उसने गेम खेल दिया। कैसे गेम खेला? आप सोचोगे टैक्स हम पे तो लग नहीं रहा, जिस भी कंपनी पे लग रहा होगा या जो भी माल खरीद रहा है हमसे, जो यूरोपियन यूनियन में बैठा हुआ है, उस पर टैक्स लगेगा तो हमें क्या टेंशन? टेंशन यही है। अब ध्यान से सुनना पिक्चर क्या है। अब मान लो कोई भी XYZ कंपनी है यूरोपियन यूनियन की, वो सपोज करते हैं भारत में एक कंपनी क्रेक एग्जाम, वो स्टील बना बना करके वहां पे भेज रही है। वो हमसे स्टील खरीद रहा था 100 रुपए में, और हमारे यहाँ पे भारत में कार्बन उत्सर्जन जैसी कोई चीज होती नहीं है, कार्बन एमिशन पे हम लोग इतना ध्यान देते नहीं है, कार्बन कोई टैक्स लगता नहीं है हम लोगों पे। तो हम कोयले में चीजों को बना रहे हैं, कोल फर्नेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिन्हें कहते हैं। तो हमने तो बना दिया, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं, वहां पे कार्बन टैक्स लगता है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री वहां पे कार्बन उत्सर्जन करेगी तो उस पर कार्बन टैक्स लग जाएगा। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने अपनी मशीनरी को बदल दिया। अब वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी समझते हो ना? अक्षय ऊर्जा, सोलर से बनने वाली एनर्जी, पवन ऊर्जा। तो उन चीजों में क्या है, पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन कम होता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही अगर कोई कंपनी स्टील बना रही है और वो बेचना पड़ेगा उसे 110 रुपए में मान लो, और वहां पे कोई खरीद रहा है, तो वो 110 में क्यों खरीदेगा? फिर तो वो भारत से या चाइना वगैरह से किसी और देश से नहीं खरीद लेगा, जहां पे उसको 100 रुपए का 90 रुपए का पड़ रहा है। समझते हैं ना? तो इससे क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन ने देखा कि यार हमारे देश की कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो उन्होंने ये चाल खेल दी। उन्होंने अब कह दिया कि बाहर से जो भी स्टील वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह जो भी आएगा, तो उनको बनने में जितना भी कार्बन एमिशन हुआ है उसके हिसाब से हम उन पे टैक्स लगा देंगे। अब वो बंदा जो इस माल को पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, अब उस पर टैक्स लग गया, मान लो 20 रुपए का टैक्स लग गया, तो अब उसको माल कितने का पड़ गया? 120 रुपए का। ठीक है। और अंदर ही यूरोपियन यूनियन में किसी कंपनी से खरीद लेता, किसी फैक्ट्री से खरीदता, तो उसको 110 रुपए का पड़ रहा है, तो वो भारत से माल खरीदना बंद कर देगा। या फिर भारत को बोल देगा कि भैया तुमको 100 रुपए दूंगा, टैक्स के 20 रुपए दूंगा, मेरे तो 120 रुपए पड़ गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ही माल खरीदूं तो अपने माल की कीमत घटा दो, 80 रुपए ले लो 100 रुपए की जगह, 80 रुपए तुम्हें दूंगा, टैक्स का 20 रुपए दूंगा, मेरे को 100 रुपए पड़ जाएगा। अब आपको बात समझ में आ रही है कि इसमें ओवरऑल लॉस किसका है? हम जैसे देशों का है। तो पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो प्रश्न यही था, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जो कि एक तरह का कार्बन बॉर्डर टैक्स है, इसको नाम दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये किसने लागू किया? यूरोपियन यूनियन ने। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में कल भी वैसे डिटेल में मैंने आपको समझाया था, अभी फिर से एक बार बता दूंगा जो काम के बिंदु हैं। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम का प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये प्रश्न देखो, बिहार के किसी एग्जाम में आया था, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आया था। प्रश्न पढ़ो, उत्तर लगाने की कोशिश करो। कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। इसने लागू किया था 1990 में।
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि भैया अभी तो हमने पढ़ा है, अभी आपने प्रश्न में पढ़ाया कि कार्बन टैक्स लागू करने वाला जो पहला होगा वो यूरोपियन यूनियन होगा, और अभी यहाँ पे ये एग्जाम में प्रश्न आया, ये भी गलत नहीं हो सकता, इसका उत्तर फिनलैंड है। तो अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि फिनलैंड ने जो ये कार्बन टैक्स लगाया था वो अपने ही देश के अंदर लगाया था। फिनलैंड के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया था दुनिया में सबसे पहले। और जो आज हम प्रश्न में बात कर रहे हैं वो दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स है। कार्बन बॉर्डर टैक्स है मतलब दूसरे देशों से आने वाले सामानों के ऊपर ये टैक्स लगाएगा। तो ये अंतर है। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इसी तरह के कुछ कार्बन उत्सर्जन से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है आपके लिए। आप देखो आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते, नहीं आते तो रिवाइज करना। कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहां पर किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति हुआ था नई दिल्ली में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया। ये टैक्स 2028 से लागू होगा। पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है डेनमार्क, 2030 से लगाएगा। हमारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 का। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट है सी क्योर, इसको शुरू किया इंग्लैंड ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, वैसे कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक बार देख लो। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 में मॉस्ट्रिच संधि से इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। टोटल इसके सदस्य देश हैं 27, और अभी यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश बना था बुल्गारिया। ये ध्यान रखना। अभी हमारे रिपब्लिक डे पे 2 चीफ गेस्ट हैं, उर्सुला वॉन डेर लेyen जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा संगम कुमार साहू। तो जस्टिस संगम कुमार साहू को अभी पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये जो संगम कुमार साहू हैं, ये अभी तक मेघालय हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट में ये नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इनके अलावा 2 और हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं, तो ध्यान से सुनना। केरल हाईकोर्ट में जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम है सोमेन सेन। अभी 9 जनवरी को जो वहां पे अभी चीफ जस्टिस है नितिन मधुकर, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये पद संभाल लेंगे, सोमेन सेन। और मेघालय हाईकोर्ट, यहाँ पे जो अभी तक चीफ जस्टिस थे, हमने बात करी संगम कुमार साहू, वो अब पटना हाईकोर्ट में चले गए, तो इनका स्थान खाली हो गया। तो मेघालय हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बनाए गए रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। ये एक ही नाम है, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न में 3 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस मैंने आपको अपडेट करवा दिए। एक तो पटना हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट और मेघालय हाईकोर्ट। अच्छा यूं बताओ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो तो सबको पता है प्रेसिडेंट करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार, कौन सा आर्टिकल है नियुक्ति के लिए? तो आर्टिकल 217। चलो एक काम करता हूँ, हाईकोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको कवर कराता हूँ। तो हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है वर्णन? तो याद रखेंगे 214 से 231 तक। टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25 है। 25वां कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट। अच्छा, हाईकोर्ट की पहली महिला जज पूछेंगे, अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट से थी। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे, लीला सेठ रही है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और हमने कहा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 217। और उनको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल, कौन सा आर्टिकल है उसके लिए? 219। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर अभी बना था रांची में, ये करंट अफेयर्स वाले प्रश्न है अब। और क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना था सिक्किम। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ये आप देखोगे स्टैटिक प्रश्न, और नीचे ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिखता है। अब अगला देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस आंसर होगा। G7 समिट की हम बात कर रहे हैं, 2026 में इसका ये 52 नंबर का एडिशन होगा, इसको होस्ट करेगा फ्रांस। फ्रांस में भी कहां पे? एवियन लेस बेंस नाम से एक शहर है, वहां पे इसका आयोजन होगा 14 से लेकर 16 जून 2026 तक। G7 की बात कर ले तो देखो, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। वैसे इसको शुरुआत में इसकी शुरुआत होती है 1975 में। उस समय
ये G6 था, मतलब इसमें 6 देश शामिल थे। फिर 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और ये G7 बन गया। अच्छा, इसके बाद 1997 में रशिया भी इसमें शामिल हो गया था, तब ये G8 बन गया था, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। लेकिन रशिया ने 2014 में यूक्रेन पे अटैक कर दिया था और जो क्रीमिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद इन्होंने रशिया को बाहर कर दिया और तब से ये G7 है। इसका मुख्यालय वगैरह कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है। हर साल इसमें से ही एक देश इसकी बैठक की मेजबानी करता है। जैसे कि 2025 में इसको होस्ट किया था कनाडा ने, 2026 में करेगा फ्रांस। तो 7 मेंबर कौन कौन से हैं अगर बात करें तो ट्रिक से हमने याद करा इसे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, तो ये लाइन हमें याद रहेगी। तो GF मतलब जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। ये 7 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसी तरह से कुछ और समिट्स, इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले यही है G7 समिट वाला, अभी जो 2025 में हुआ था कनाडा में। अब ये 2026 वाला मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया इसको, 2026 वाला ये फ्रांस में होगा। वहीं बात करें 2025 में G20 को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, और 2026 में G20 को होस्ट करेगा अमेरिका। और 2025 में ब्रिक्स समिट ये हुआ था ब्राजील में। इस साल ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा भारत, इसका 18वां एडिशन होगा। और IUCN की अभी जो बैठक हुई थी 2025 में, कहां पर हुई थी? अबू धाबी UAE में। आसियान समिट को ये होस्ट किया था कुआलालंपुर मलेशिया ने 2025 में। 2025 में SCO समिट ये हुआ था चाइना में। 2026 में ये होगा, इसका जो 26वां समिट होगा SCO का, बिश्केक किर्गिस्तान में। फिर उसके अगले साल 2027 में पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। और नाटो समिट अभी हुआ था हेग नीदरलैंड में, और अभी बिम्स्टेक समिट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, और अब इसकी अध्यक्षता संभाल ली है बांग्लादेश ने। और ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की जो अभी 17 नंबर की बैठक होगी, COP 17 जिसे बोलेंगे, 2026 में कहां पर होगी? आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन में। इससे पहले 2024 में इसकी 16वीं बैठक हुई थी, COP 16 जिसे आप बोलते हो। लेकिन याद रखना, COP 16 कौन सा? जैव विविधता वाला, जिसका संबंध जैव विविधता से है, तो वो हुआ था कोलंबिया के केली में। इसी तरह से COP 30 जलवायु परिवर्तन वाला, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये 2025 में भी ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। और अब अगले साल 2026 में जो COP 31 है वो होगा तुर्की के अंटालिया में। ठीक है, तो कौन सा वाला है? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाला है या क्लाइमेट चेंज वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए इन चारों को मैंने साथ में लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। बाकी इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता ये संभाल ली है 2025 और 2026 के लिए UAE ने। तो ये 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए मैंने आपको, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिहार सरकार ने अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है ताकि इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जा सके। और इस तरह से ये होगा बिहार का अब दूसरा टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व। अभी तक यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है, या एक ही नेशनल पार्क आप कह दो, कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब टाइगर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको करवाता हूँ। देखो, पहले तो याद रखना वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को होता है। वर्तमान में अभी तक हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व थे, जिसमें से पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। 58 नंबर का बना था माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। अब 59 का ये बनने वाला है बिहार का, जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, कैमूर टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, 785। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं। और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था, भूपेंद्र यादव को। और अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी बिग कैट अलायंस का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? ये आपके लिए प्रश्न हो जाता है। बाकी पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, याद रखना, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। जबकि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर स्थापित हुआ?
तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वहां पर। और वैसे उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी भारत का नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी तो मिल चुकी है, देखते हैं ऑफिशियली कब होता है। और मध्य प्रदेश सरकार भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल कॉरिडोर बनाएगा। इसमें 5 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित कर दिया है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां पर शुरू करेगा? तो आंसर होगा गुवाहाटी हावड़ा के बीच में। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव। अभी उन्होंने ही बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये इसी महीने शुरू होने वाली है और इसका उद्घाटन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो कहां पर चलेगी? असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में चलेगी ये। अभी तक मतलब जितनी भी हमारे पास वंदे भारत ट्रेनें आई हैं उसमें चेयर सीट हुआ करती थी, लोग बैठकर जाते थे। अब सोकर जाएंगे। इसमें टोटल 16 कोच होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। ये सारे रेलवे से इसी तरह के प्रश्न आपके लिए चुन चुन के लाया हूं। जैसे श्री राम जी भगवान के लिए माता सबरी ने चुन चुन के बेर इकट्ठे किए थे, वैसे ये मैंने आप लोगों के लिए किए। अब आप खुद से एनालिसिस करना कि इसमें से आपको कितने याद हैं। बाकी रिवाइज तो मैं करवा ही रहा हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे भैया, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए थे? सतीश कुमार इनका नाम है। अभी 2025 में किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था। बाकी दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये बनाई चाइना ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये बनाई है जर्मनी ने। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये बनाई थी चाइना ने। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम है वूश, इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इसका नाम है नमो भारत, ये भी शुरू हो गई है। पहले इसका नाम रैपिडेक्स था। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च हुई थी जिसका नाम क्या है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये कहां पर शुरू की थी? गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से इसको शुरू किया था। इसका नाम भी बदल दिया था, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। और भारतीय रेलवे ने अभी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है रुद्रास्त्र। कितनी लंबी थी? 4.5 किलोमीटर लंबी। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये कहां पर बन रहा है? जोधपुर में। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये शुरू हुई थी 15 फरवरी 2019 को। कहां से कहां? वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी। और नमो भारत ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। इसको चलाया गया था 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये ट्रेन मुख्य रूप से दिल्ली और मेरठ के बीच चलती है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में गान नगाई उत्सव ये कहां पर मनाया जा रहा है? और ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये प्रश्न एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, सीधा का सीधा उठ के आता है। गान नगाई महोत्सव कहाँ का है? तो आंसर होगा मणिपुर। और अभी ये मनाया जा रहा है गान नगाई उत्सव मणिपुर में ही। इस उत्सव को ज़ेलियांगरोंग जनजाति है, उस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि एक फसल कटाई के बाद एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। मणिपुर में मनाया जाता है। कल भी मैं आपको मणिपुर लेकर के गया था, कोई बात नहीं, एक बार फिर चलते हैं मणिपुर। ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल हो गई है। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। हमने कहा नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज है। और किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। मणिपुर में ही आपको लोकटक झील मिलेगी। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहीं पर है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसको कहते हैं। मार्शल आर्ट है यहाँ का थांगटा। अब मणिपुर के ही ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एक बार रिवाइज कर लो। जैसे कि संगाई फेस्टिवल, ये यहाँ पर संगाई याद रखना है, ये हिरण है और यहाँ का राजकीय पशु भी है संगाई, उसी के नाम पे ये फेस्टिवल है। लाई हराउबा फेस्टिवल, नट संकीर्तन फेस्टिवल, याओसांग या योशांग उत्सव, हुनथड़ो महोत्सव, शुमंग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव, शिरुई लिली महोत्सव। अच्छा ये देखो अभी जो हमने पढ़ा ना गान नगाई उत्सव, ये वही है। तो यहाँ पे ये वही फेस्टिवल लिख रखे हैं हमने जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल, लामराई महोत्सव, मेरा होऊ चोंगमा उत्सव, निंगोल चक्कोबा त्योहार, और अभी हमने पढ़ा था कल इमोइनू एर्रात्पा महोत्सव। तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? तो आंसर होगा पेरू ने दिए हैं भैया। तो दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिसे कानूनी अधिकार मिले हैं तो वो पेरू देश में अमेजन क्षेत्र की बिना डंक वाली मधुमक्खी है। तो अब ये
दुनिया के पहले कीड़े बन गए जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है इंसानों की तरह। तो ये जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं, आम मधुमक्खियां नहीं है। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात यही है, ये डंक नहीं मारती है। और उसके अलावा ये केवल परागणकर्ता यानी कि पॉलिनेशन के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। इन्हें जो स्वदेशी समुदाय हैं उनके द्वारा परंपरागत रूप से संरक्षण और उनका पालन किया जाता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये अमेजन वर्षावन के 80% से ज्यादा पौधों का परागण यानी कि पॉलिनेशन करती है। परागण पॉलिनेशन तो समझ में आता है ना, मतलब पौधों में प्रजनन की जो प्रक्रिया है। पर अभी क्या हो रहा है, अवैध वनों की कटाई, कृषि विस्तार, पशु चराई, बढ़ते तापमान जैसे बढ़ते खतरों का ये सामना कर रही है। इसके कारण इनके आवास नष्ट हो रहे हैं और अभी इन्हें इसीलिए संरक्षण प्रदान करने के लिए अभी ये कानूनी अधिकार दिए हैं। किस देश ने दिए? पेरू देश ने। पेरू में आपको लेकर के चलूंगा, देखेंगे पेरू की लोकेशन। लेकिन इसी तरह के 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और जोड़ के बताऊं। एक तो लेटेस्ट आपको याद होगा कि अभी न्यूजीलैंड में एक पर्वत है जिसको कानूनी मान्यता मिली थी। कौन सा है वो? माउंट तारानाकी पर्वत है। कहां पर? याद रखना, न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड में इसी तरह के 2 प्रश्न और आप जोड़ सकते हो। एक है टी यूरिवेरा। ये न्यूजीलैंड का एक विशाल दुर्गम वन क्षेत्र है जिसे 2014 में एक कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद न्यूजीलैंड में ही एक नदी है, वहांग नुई नदी। इसको भी 2017 में एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। तो न्यूजीलैंड में ही आप ये तीनों को जोड़ सकते हो जिन्हें कानूनी मान्यता मिली है। एक तो पर्वत हो गया, एक ये वन हो गया, फॉरेस्ट, और एक ये नदी हो गई। और आज एक हमने कीड़े के बारे में पढ़ा। अब एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? चलो 3 सेकंड आपको देता हूं, उत्तर लगाने की कोशिश करो कि उत्तर क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वेडोर। 2022 की ये न्यूज है। 2022 में इसने पशुओं को कानूनी अधिकार दिया था और इस तरह से पहला देश बना था। अब एक होमवर्क प्रश्न आपको दूंगा, आपको बताना है अभी किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था। उस ग्लेशियर का नाम लिखेंगे और ये कहां पर है ये भी लिख देना। बाकी पेरू देश की हमारी बात है तो ये रहा मैप में पेरू, साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल लीमा होती है, करेंसी है सोल, प्रेसिडेंट है जोस जेरी और प्रधानमंत्री हैं एर्नेस्टो अल्वारेज। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया? तो आंसर होगा सोजर्ड मारिजने को। तो अभी हॉकी इंडिया ने सोजर्ड मारिजने को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच बनाया है। और सोजर्ड मारिजने वे कहां से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। वे इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक 2020 के समय भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। और उनके समय हमारी महिला हॉकी टीम ने 36 साल में दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और इतना ही नहीं, फाइनल में चौथे स्थान पे भी रही थी। तो अब एक बार फिर से सोजर्ड मारिजने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोचेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे कोचेज जब अपॉइंट हुए थे तब मैंने आपको न्यूज में करंट अफेयर्स में पढ़वाए थे। तो एक बार हम रिवाइज मारेंगे इन्हें। जैसे आपको पता ही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच तो कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, मॉर्ने मॉर्केल है साउथ अफ्रीका से, लेकिन ऊपर वाले दोनों तो ध्यान में रखने हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच अभी नए बन गए। अब ये हरिंदर सिंह नहीं है, इनको अपडेट कर देंगे हम। सोजर्ड मारिजने आ गए हैं नीदरलैंड से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम एग्जाम में आ चुका है भैया, ध्यान रखना, क्रेग फुल्टन है साउथ अफ्रीका से। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच पीआर श्रीजेश बन गए, पीआर श्रीजेश। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग, अमेरिकी है। भारतीय रग्बी टीम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके कोच बने थे वैसाले सर्रेवी, फिजी देश के हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच क्रिस्पिन छेत्री बने थे। और यह भी लेटेस्ट पढ़ा हमने, इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने सेंटियागो निवा। और जितने भी विदेशी कोच है उनमें उनके कंट्रीज के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो आंसर होगा 9 वर्ष। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये शुरू कब होती है? 1 जनवरी 2017 को। और अभी 1 जनवरी 2025 को इसे पूरे 9 वर्ष हो चुके हैं। इसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था इन माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। तो इसमें उन्हें पहली संतान के लिए फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने रुपए मिलते हैं भैया? रुपये की बात करो,
5,000 रुपये मिलते हैं 2 किस्तों में। यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कब शुरू हुई थी, किसके लिए है, क्या उद्देश्य है और रुपये मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेरे भाई, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो लेटेस्ट जो अभी केंद्र सरकार की योजनाएं जो न्यूज में रही थी, एक बार मैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये शीट बिल्कुल आपके लिए तैयार की गई है अच्छे से, हमेशा इसी तरह से तैयार करके लाता हूँ। तो इसमें मैं आपको अभी रिवाइज जब कराऊंगा तो योजना का नाम पढ़ूंगा और कब शुरू हुई थी वो बताऊंगा। बाकी पीछे ब्रैकेट में मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है शॉर्ट में, ताकि आप रीड करके उसके बारे में जानकारी आपको लग जाएगी कि है किससे संबंधित। तो या तो वीडियो को पॉज करके आप रीड करना चाहते हो डिटेल में तो कर सकते हो, या पीडीएफ आपको मिलेगी, वहां पे भी ये शीट में दूंगा, तो वहां पे आप कर सकते हैं इसको रीड। तो देखो अभी जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हमने बात करी थी, क्योंकि अभी इसको 25 साल पूरे हो गए। ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 में। और एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया 18 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। कहां से, रांची झारखंड से। और इसी का अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ये 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। इसमें अंतर में आप कभी कंफ्यूज मत होना, हल्का सा मैं आपको बता दूं। तो ये आयुष्मान भारत वाली में जो बुजुर्ग व्यक्ति रह गए थे, 70 वर्ष या उससे ज्यादा में आने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति रह गए थे, तो यहाँ पे उन सबको कंप्लीट कर लिया गया, सबको कवर कर लिया गया। बाकी आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 से। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 से। और एकीकृत पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कुशावती किस राज्य का नवीनतम जिला बनेगा? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा सरकार ने कुशावती नाम से एक नए जिले के गठन की घोषणा की है, और ये गोवा राज्य का तीसरा जिला होगा। इसका नाम दक्षिण गोवा की प्राचीन कुशावती नदी के नाम पे रखा गया है। और अभी तक गोवा में 2 जिले थे, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। अब ये तीसरा होगा कुशावती। अच्छा, इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी हमने पढ़ा था हरियाणा का जो नवीनतम जिला बना है हांसी, उसका नाम है हरियाणा का 23वां जिला। वैसे अभी उत्तर प्रदेश ने भी 76वें जिले की घोषणा कर दी है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी दिसंबर में ही आंध्र प्रदेश के 2 नए जिले और बने हैं, पोलावरम और मार्कापुरम। इस तरह से आंध्र प्रदेश में अब टोटल 28 जिले हो गए। और अब ये गोवा का तीसरा जिला हमने पढ़ा कुशावती होगा। एक बार आप मैप में देख लो, ये रहा गोवा। कैपिटल पणजी होती है, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग सेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी स्टार्ट कर दिए, पीडीएफ पे आपको मिल रही है। तो सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, इतनी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। और आज वीकली वीडियो आएगा तो उसको जरूर से देखिएगा। बाकी अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपका पहला प्रश्न पूछा था कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन गए नागेश कपूर। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश बना बुल्गारिया। और भारत के राष्ट्रपति जी ने संताली भाषा के ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। कहां पर? झारखंड। सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहां पर है? यमन। इमोइनु एर्रात्पा महोत्सव ये मनाया गया मणिपुर। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मिला है मैत्रेयी पुष्पा को। किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। 69 ईयर के बाद सक्रिय हुआ बेजीमियानी ज्वालामुखी कहां है? रशिया। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है राकेश अग्रवाल को। और 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 68th। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।